स्वागत है आपका एसएस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि पता होगा, जो भी आपका यहाँ पे बीपीएससी का आपका थर्ड फेज का एग्ज़ाम जो चल रहे थे, एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था, तो उसका जो न्यू डेट है आपका यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि मोस्ट जो चांस है आपका 4 जून के बाद कभी भी एग्ज़ाम होने की संभावना है। और आपको पता है कि ज्योग्राफी से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो टीजीटी पीजीटी किसी का भी एग्ज़ाम हो या जूनियर लेवल का एग्ज़ाम हो, उस सारे में ज्योग्राफी से भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले ही क्लास 6 to 8 का जब मैं एनालिसिस कर रहा था, जनरल पेपर में 8 क्वेश्चंस केवल और केवल ज्योग्राफी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे जा चुके थे। ठीक है, तो इससे पहले ज्योग्राफी का जो चीज़ें था क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक मैंने आप लोग को ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। क्लास 6 to 8 एक वीडियो में होगा और 9 का पार्ट वाइज में होगा। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का जो भी एनसीईआरटी, इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों इंक्लूड है, तो उस बुक्स में जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं आपका एग्ज़ाम के लिए, एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाते जैसे आता हूँ। इसमें अगर के आप लोग देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 11 चैप्टर्स हैं। और इसको देखिए, आपको बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक एक तो उसका लैंग्वेज टफ है, और उसके बाद इतना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना, उसको समराइज़ करना, उसको एक जगह लिखना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ कि हर एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको उसको बताते चलता हूँ, तो उसी तरह अब हम आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी। अगर कि आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हों, क्लास 6 से लेकर क्लास 9 का ज्योग्राफी का वीडियो, तो उसका लिंक हम दे देंगे अपना इसमें कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का चैप्टर जैसे ही आइएगा उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। अब इस चैप्टर में देख लेते हैं क्या कुछ आपका यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है, भूगोलविद थे एक जिनका नाम था जिमरमैन, उन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। तो आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। उसके बाद दो चीज़ यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, एक आता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। आई होप ये सबको पता होगा, फिर भी अगर के बुक्स में दिए हैं तो मैं एक नज़र में बता देता हूँ। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं हो, ये रिन्यूएबल होता है, इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गए, पवन हो गया, ऊर्जा हो गया, जल हो गया, विद्युत वगैरह हो गया, ये सब हो गया नवीकरणीय। अनवीकरणीय जैसे चीज हो गए जो खत्म हो जाए, जो एक समय आने के बाद यहाँ पे खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन वगैरह। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा चीज़ मैंने बुक्स के एक एक लाइन पढ़ने के बाद एक जगह सारा कुछ को एकदम अच्छे से लिख दिया हूँ, ताकि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जहाँ आपको बुक्स पढ़ने में 10 घंटे का समय लगेंगे, आप 1 घंटे में सारा चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो लास्ट तक वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अगला जो पॉइंट दिया गया आपके बुक्स में, किसी भी तट रेखा होता है, जो मतलब समुद्र का तटीय रेखा, जैसे चेन्नई का मरीना बीच हो गया हुआ है, तो उसके 200 किलोमीटर के दूरी तक का जो क्षेत्र कहलाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आप लोग ये चीज याद रखिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सवाल पूछा जाता है कि जल संसाधन किस राज्य में प्रचुर मात्रा में है, तो याद रखिएगा वो अरुणाचल प्रदेश में आपका है। अगला आता है कि एक कौन सा राज्य है जिसमें सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान। ये सवाल पूछा जा चुका है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़, बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताना चाहूँगा। जैसा कि पता होगा आपका जो यहाँ पे री एग्ज़ाम होने वाला है आपका TRE 3 का, उसके लिए आप लोग खोज रहे होंगे क्या हम पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या स्टडी मटेरियल होनी चाहिए। तो आप ही लोग के लिए यहाँ पे बीपीएससी का मैंने सिलेक्शन किट लेकर आया है। इससे पहले भी मैंने बहुत बार इसको प्रमोट कर चुका हूँ, आप लोग भी देखे होंगे। इसमें से बहुत सारा सवाल फंसते हैं। अब इसका मैंने अच्छे से एक 2-3 वीडियो, पहले वीडियो में मैंने एनालिसिस जब किए थे TRE 2 का, तो उसमें देख सकते हैं कितना सवाल इससे डायरेक्ट टू डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो जो भी लोग एक चाहते हैं कि कंप्लीट उनका सिलेबस मिल जाए, ताकि घर पे खुद से उसको एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने का झंझट न रहे और कम समय में एक बेहतर तैयारी करें, तो उनके लिए बीपीएससी का ये सिलेक्शन किट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये किन के लिए रहने वाला है? जो पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो जूनियर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और बाकी जिनको 11th और 12th का भी जिनको नोट चाहिए होगा, इस दिए गए नंबर पर हमको यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि बीपीएससी सिलेक्शन
सिलेक्शन किट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो भी एनसीईआरटी एससीईआरटी का बुक है आपका, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ये सारा कुछ का मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ इसी टाइप का मैं वन लाइनर आप लोग को सारा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बुक्स में दिए गए हैं उसको एक जगह पर करके अच्छे से करके मैं आपको दूंगा, ताकि कम समय में आप बार बार रिवीजन करके अच्छा मार्क्स वहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद जो है बीपीएससी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज हम आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में दे देंगे, ताकि आपका बहुत सारा सवाल प्रीवियस ईयर से सवाल पूछता है तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी बीपीएससी में जो TRE 1 और TRE 2 में क्वेश्चंस आए थे उसका क्वेश्चंस और आंसर दे देंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ जैसे ही एग्जाम का डेट अनाउंस होता है उससे पहले हम 15 दिन पहले आप लोगों को यहाँ पे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जैसे कि हम देते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा सवाल इसमें से आते हैं देखने को, मैं आपको वो PDF प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है जिससे 6 से 7 सवाल आते हैं, इसका एक सेपरेट PDF देंगे, ताकि एक PDF में आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है बीपीएससी का सिलेक्शन किट में। तो जिनको भी परचेज करना होगा, ये जो दिए गए नंबर हैं 9176800345, इस पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मात्र अभी अगर के आप लेते हैं 299 में ये आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन है, घर पे बैठ के प्रिंट आउट वगैरह निकलवाना होगा तो निकलवा के घर पे आराम से बैठ के आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका हम कंटेंट पे आते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया है पर्यावरण संरक्षण पे दोस्तों, महात्मा गांधी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर उनका कथन था जो हमेशा सवाल पूछा जाता है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, यानी खाने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यहाँ पेटी से मतलब है पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए कुछ हमारे पास ऐसा आइडिया नहीं है। तो याद रखिएगा, हो सकता है ये कथन दे दे तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है, याद रखिएगा। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, मेधा पाटकर हैं। साथ ही साथ जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो चिपको आंदोलन है से संबंधित है ये। ठीक है, उसके बाद एक आता है संदीप पांडे का। संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय पर कृषि भूमि का विस्तार के बारे में वो आंदोलन से जुड़े हुए थे संदीप पांडे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन, तो मेधा पाटकर। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से। तो ये सारा चीज़ आपका किताब में दिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और एक आता है सवाल हमेशा पूछा जाता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था रॉबर्स इकोनॉमी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे मनुष्य हो या तकनीक हो, उसका एक्सेस यूज यानी कि अत्यधिक दोहन हो। मतलब जैसे मान के चलिए कि पेड़, जंगल से पेड़ तो काटना है लेकिन कितना मात्रा में काटना है, उसका लिमिटेड मात्रा में काटना है, जो सूखा चीज़ है उसको काटना है। लेकिन अगर कि आप उसको एक्सेस मात्रा में काटना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपका यहाँ पे रॉबर्ट्स इकोनॉमी के अंतर्गत में आता है। यानी कि चाहे वो मानव को बनाया गया है कि 8 घंटे उसको काम करना है, अब उससे 16 घंटे काम करा रहे हैं। जो मान के जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, उसको आपको यूज करने के लिए बोला गया 10 घंटे, आप 20 घंटे यूज कर रहे हैं। तो उस तरीका के जो चीज़ आप लोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं रॉबर्ट्स इकोनॉमिक, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि रॉबर्ट्स इकोनॉमी क्या है, तो मानव या तकनीक का अत्यधिक रूप में दोहन, यहाँ पे वो रॉबर्ट्स इकोनॉमी कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और एक आपसे सवाल पूछा जाता है कि ब्राटलैंड आयोग जो है वो किससे संबंधित है। तो जो ये ब्राटलैंड आयोग संबंधित है वो संसाधन संरक्षण से, यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये कब लागू किया गया था, तो 1987 ईस्वी में लागू किया गया था। आई होप कि आप ये चीज़ें नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम जो यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था उसे बोलते हैं स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन। ये कब हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। सबसे पहला बार पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसी के बाद से यहाँ पे 5 जून को प्रति वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये भी है, आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है कि संसाधन संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुआ है। जैसे कि सबसे पहले तो 1972 में हुआ, लेकिन इसके बाद से बहुत सारा और भी सम्मेलन हुआ। जैसे 1968 में क्लब ऑफ रोम में एक सम्मेलन हुआ था। 1974 ईस्वी में सुमशेर एक लेखक थे, वो अपने बुक्स में स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये किनका बुक है, सुमशेर का उनका बुक है, जो कि गांधी जी के विचार को इसमें प्रकाशित किया गया था इस बुक में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रथम जो यहाँ पे
पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 3 से 14 जून के बीच में 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, वन संरक्षण करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और एजेंडा 21 जिसे कार्यक्रम 21 के बारे में वहाँ पे ये सब चीज़ें बातें हुआ था। हम आगे बताते हैं कि कार्यक्रम 21 क्या था। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। प्रथम जो रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, इसमें 178 देशों के प्रतिनिधि ने यहाँ पे भाग लिया था। अगला आता है कि कार्यक्रम 21 क्या है। ये सवाल पूछा जा चुका है इसलिए बता गए। कार्यक्रम 21 जो दोस्तों, जैसे कि रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 800 पेज का एक घोषणा पत्र तैयार किया था। ठीक है, वहाँ पे जो भी वो 800 पेज का बुक्स यानी कि घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उसी को सतत विकास प्राप्त करने के लिए यहाँ पे देशों के साथ में 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया और इसे एजेंडा 21 को गठित करने हेतु जो भी देशों का निर्देश दिया गया था उसको यहाँ पे बनाया गया। साथ ही साथ विश्व पर्यावरण कोष का भी स्थापना किया गया कि इसको जो भी मतलब इसको प्राप्त करने में जो खर्च होंगे वो विश्व पर्यावरण कोष से पैसा खर्च होंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आपको एक लाइन में बताता हूं, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एजेंडा 21 कार्यक्रम 21 किससे संबंधित है, तो डायरेक्ट मारना है सतत विकास से ये संबंधित है। आई होप कि इतना समझ गए होंगे। अगला आता है यहाँ पे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। मैंने बताया प्रथम विश्व सम्मेलन, उसके 5 साल के बाद यहाँ पे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है 23 जून से लेकर 27 जून 1997 के बीच में। ये कहाँ पे होता है, न्यूयॉर्क में होता है। ये प्रथम जो सम्मेलन 1992 में मैंने बताया पृथ्वी सम्मेलन, उसको मूल्यांकन के लिए होता है कि आखिर उसमें हमने क्या अचीव किया, क्या हमारा फेलियर रहा, क्या अगला टारगेट होगा। ठीक है, तो उसी को मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद यह हुआ था, इसीलिए इसको +5 सम्मेलन भी बोला जाता है। आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद एक सवाल बहुत बार आता है यहाँ पे, क्योटो सम्मेलन के बारे में पूछा जाता है। क्योटो सम्मेलन जो हुआ था दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब हुआ था, 1997 ईस्वी में। ये जो क्योटो सम्मेलन था किससे संबंधित था, तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। आप लोग याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित था, लेकिन खास करके ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ पे संबंधित था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो देश थे 159 देशों ने यहाँ पे भाग लिया था और टोटल 6 गैसों का यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CO2 मीथेन वगैरह सब चीज़ें हैं यहाँ पे। इसको ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया था कि इसी 6 गैसों के कारण जो हमारा पृथ्वी का तापमान है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसी की वजह से इन 6 गैसों के यूज में कटौती करने का यहाँ पर सहमति बनता है। ठीक है, इसे जो मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था उसका एक नेक्स्ट वर्जन भी समझ सकते हैं, इसको बोला गया। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 ईस्वी में हुआ था। या ग्रीन हाउस सम्मेलन कब हुआ, तो 1997 ईस्वी में हुआ था। या इसको और किस नाम से जानते हैं, तो क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ इतना अगर कि आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इन्वायरमेंट से भी जो सवाल आते हैं आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा वहाँ पर। ठीक है, जैसे ही इतना पढ़ लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट हो गया जो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन था। जैसे कि मैंने बताया, एक जो हुआ था 1992 में हुआ था, दूसरा का जो हुआ था 1997 में हुआ था, 5 साल के बाद में हुआ था। और जो तीसरा का यहाँ पे होता है वो पहिलका का यहाँ पे 10 साल के बाद यानी कि 2002 में फिर से होता है। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में होता है। इसमें 150 आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं और उसको विश्व भर के जो भी देश हैं उससे एक सहमति के रूप में इस पर सब लोग का सहमति तैयारी करने के लिए ये किया जाता है कि ऐसे ऐसे संरक्षण के लिए काम होना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ही ये आइएगा तो इसके बाद यहाँ पे आपका इस बुक्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार है, हम आपको बताते चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको पता होगा ये अनवीकरणीय संसाधन है। अगला आता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो ये सौर ऊर्जा जो है अजैव संसाधन है, यानी कि बार बार इसको हम
यूज कर सकते हैं। अगला आता है जैसे कि मैंने बताया कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो वो जो कहलाता है 200 नॉटिकल माइल, यहाँ पे 200 यानी कि जो भी यहाँ पे जो सीमा होगा तट रेखा उसे 200 जो नॉटिकल माइल पे जब आप चले जाइएगा तो वो होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अगला जैसे कि मैंने बताया डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है, यानी रॉबर्स इकोनॉमी क्या है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से माने एक्सेस यूज के कारण ये चीज़ होता है। अगला आता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। तो आप लोग याद रखिएगा जो राष्ट्रीय संपदा होती है अपना क्षेत्र से 19.2 किलोमीटर के अंतर्गत में ये चीज़ होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे ही आते हैं ये आपका जो पहला यहाँ पे टॉपिक था ये ख़त्म होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे जैसे ही इस चैप्टर में क्या है ना, पहला चैप्टर में ये बहुत सारा चीज़ यहाँ पे बहुत लंबा चैप्टर है और एक एक टॉपिक वाइज करके इसमें दिया गया है। तो अगला आता है यहाँ पे आपका प्राकृतिक संसाधन। अब इसमें देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन में जो आपका दिया गया है कि भारत में जो उपलब्ध भूमि है उसमें कुल भूमि का जो 43% जो भाग है वो मैदानी भाग है, बाकी 30% जो भाग है वो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है और 27% जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है। आई होप समझ गए। जो भारत का जो मुख्य भूमि है वो इसमें 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब चलिए देख लेते हैं एक एक मृदा के बारे में क्या कुछ वहाँ पे प्लस उसका मतलब विशेषताएँ हैं। पहला आता है यहाँ पे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के सबसे अत्यधिक क्षेत्र पर फैला हुआ मृदा है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और आयु के आधार पर यानी कि इसका एज के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 प्रकार में बांटा जाता है। पहला पुरानी जलोढ़ मृदा और दूसरा नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। पुराने जो जलोढ़ मृदा होते हैं यानी कि जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसमें कंकड़ और बजरी की मात्रा अत्यधिक होती है, इसीलिए इसे बांगर मतलब बांगर मिट्टी भी बोलते हैं या बांगर भी कहा जाता है। यानी कि पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। उसकी तुलना में यानी कि बांगर की तुलना में जो नए जलोढ़ मृदा होती हैं वो थोड़ा महीन कण होते हैं, उसको खादर कहा जाता है। और ये जो खादर जो होते हैं ना बांगर के तुलना में अत्यधिक उपजाऊ होता है। तो याद रखिएगा बांगर किसको बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को, और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट दिया गया है कि जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है और इसमें जबकि नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। इसमें क्या अधिकता रहती है, कमी रहती है, एक नज़र में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये बिहार के नज़रिए से ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको दियारा भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दियारा भूमि। और जो ये दियारा भूमि है ना इसमें मक्का की कृषि बहुत बेहतरीन तरीका की होती है जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। दियारा भूमि उत्तर बिहार में जो पाया जाता है, बालू प्रधान ये भी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे काली मिट्टी। काली मिट्टी को आपको पता ही होगा, कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, तो काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि काली मिट्टी का काली रंग क्यों होता है, तो उसको याद रखिएगा कि इसमें एल्युमिनियम और जो लौह यौगिक होती है उसकी उपस्थिति पाई जाती है, इसी के कारण इसमें काला रंग दिखाई देता है, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे इसका जो काली मिट्टी है ये VVI है। ये सवाल आपका BPSC के TRE 3 में शायद हाई स्कूल में सवाल ये पूछा जा चुका है कि काली मृदा का इनमें से किस राज्यों में विस्तार है। अब इसी में से 3 राज्य दिए हुए थे, तो जो उसका आपका आंसर था इनमें से एक से अधिक था। दक्कन के लावा प्रदेश जैसे महाराष्ट्र हो गए, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है, यानी काली मृदा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इस मृदा को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और इस मिट्टी का जो निर्माण होता है मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से होता है, आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि कम वर्षा के क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी, कपासी मिट्टी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। तो सबसे पहले आप लोग समझ जाएं कि लाल मिट्टी लाल क्यों होती है या पीली मिट्टी पीली क्यों होती है। तो जो लाल मिट्टी होती है इसमें लोहा का जो मात्रा होती है इसमें देखने को मिलता है, और यही लौह का जो अंश होता है इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। लेकिन जब इसमें
इसमें जल चला जाता है तो इस मृदा का जो रंग होता है वो पीले रंग का हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लाल या पीला मृदा का जो प्रसार पाया जाता है वो पाया जाता है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा में, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छाटा नागपुर के पठार, और जैसे मेघालय का पठार हो गया, यानी कि जो भी पठारी क्षेत्र हो गया खास करके वहाँ पे ये लाल मिट्टा बोल रहे हैं, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का अधिकता पाया जाता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। उसके बाद अगला जो यहाँ पे मिट्टी आता है उसको लेटराइट मिट्टी बोला जाता है। लेटराइट मिट्टी जानते हैं सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त होता है वो काजू की खेती के लिए होता है। जहाँ पर भी ये मिट्टी पाया जाएगा वहाँ पे काजू, जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं खास करके काजू, वहाँ पे उपजाऊ ये होती है इसके लिए। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में ये चीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे काजू की खेती भी होती है, आपको पता होगा। ठीक है, और लेटराइट शब्द की उत्पत्ति जो ग्रीक शब्द के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। हो सकता है आपसे पूछ दे कि लेटराइट शब्द में लेटर का क्या अर्थ होता है, तो ईंट होता है इसका। एल्युमिनियम और लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, आप लोग ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बस ये इस मिट्टी में यही दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसीलिए दो ही चीज़ यहाँ पे ऐड की हैं। उसके बाद आता है आपका मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है कि इस प्रकार की मिट्टी जो लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा और ह्यूमरस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जैसे कि राजस्थान वाले क्षेत्रों में। उसके बाद आता है पर्वतीय मृदा। ये जो मृदाएं होती है वो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये पर्वतीय मृदा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट यहाँ पे आता है आपका कि भारत में भू उपयोग का स्वरूप, यानी कि मतलब जो भूमि है उसका किस तरीका से उपयोग होता है। तो वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र का 54% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। जितना भी भूमि है उसका मात्र 54% भाग ही यहाँ पे कृषि किया जाता है, और ख़ास करके उसमें भी पंजाब और हरियाणा का जो कृषि योग्य भूमि है उसका 80% भाग पर खेती होती है। इसीलिए आप लोग देखिएगा जो भी कृषि बिल पास होता है तो खास करके पंजाब हरियाणा वाले लोग उसका अपोज करते हैं, अगर कि उनके हित में वो चीज़ नहीं होता है तो, क्योंकि वहाँ पर जो मैक्सिमम लोग हैं वहाँ पर जो भी कृषि योग्य भूमि है उसका 80% भाग पर वहाँ पर कृषि होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्रों पर खेती होती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य देख लीजिए, और यहाँ पे एक आइलैंड जो है अंडमान निकोबार, इसको देख लीजिए, यहाँ पर 10% से भी भूमि पर कम पर यहाँ पे कृषि किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सवाल ये पूछा जा चुका है आपसे बीपीएससी की TRE 3 में कि किसी भी देश को संतुलन बनाए रखने के लिए वहाँ का जो पर्यावरण का प्रतिशत रहना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा उस क्षेत्र का जो भी क्षेत्रफल है उसका 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है, उतना चाहिए होगा, तब कि मतलब एक संतुलन बना रहेगा अच्छा इन्वायरमेंट का। कितना प्रतिशत भाग पर होना चाहिए? 33%। और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 बनाया गया है, आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हुआ है, यानी कि भूमि का जो हिस्सा है वो छोटे होते गया है। क्या कारण है तो इसमें देखते हैं। उड़ीसा वनमूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है, यानी कि वहाँ पे जो वन का उन्मूलन बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए हुआ है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण यानी कि अत्यधिक पशु के चारण से भूमि का स्तर का कुरूप प्रभावित हुआ है, यानी कि वहाँ का जो निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। यानी कि फसल चक्र जानते हैं कि जो भी फसल है लगातार एक खेत में नहीं उगाया जाता है, एक अगर के आप लगातार जो भी फसल उगाते हैं उससे जो मिट्टी की उर्वरता होती है उसको समाप्त हो जाता है, इसलिए कि जो बदल बदल कर जो कृषि वहाँ पे फसल होते हैं उसको उगाया जाता है, और दो फसलों के बीच में दलहनी पौधे लगाना चाहिए, यही फसल चक्र है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अगला है यहाँ के कि पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है तो समोच्च जुताई किया जाता है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है। अगला आता है पवन, जैसे कि यहाँ पे तो देख लिए कि यहाँ पे अपर्दन रोकने के लिए ये किया जाता है, उसको खेत को जोता जाता है। उसके बाद अगर के पवन के द्वारा अपर्दन होता है तो वहाँ पे किस तरीक़ा से आप वहाँ पे मिट्टी के अपर्दन को रोक सकते हैं। तो याद रखिएगा, दो फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर, यहाँ पे घटिया लिखा है, इसको पट्टियाँ कीजिएगा। दो फसलों के बीच में यहाँ पे पट्टी उगाकर यहाँ पे पवन अपर्दन को रोका जा सकता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट कि एंड्रीन नाम का रसायन जो है मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है, फलतः कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। अगर के एंड्रीनर रसायन का हम खेतों में प्रयोग करते हैं तो उससे मेढक का प्रजनन कम होता है और वहाँ पे कीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे फसल को हानि होगी। इसीलिए इस रसायन का उपयोग खेतों में बहुत कम करना चाहिए। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जिससे कि यहाँ पे दिएगा तो ये आपका पॉइंट खत्म होता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें देखते हैं क्या आपका बुक्स में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चंस दिया गया था, तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइनर में लिख दिया है। आपका दिया गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या मुख्य कारण है। तो याद रखिएगा, अत्यधिक सिंचाई वहाँ का मुख्य कारण है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी जो कृषि प्रचलित है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। आई होप कितना समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थल जहाँ पे होगा यानी कि राजस्थान में आपका है। अगला जो प्रश्न दिया गया है किताब में आपके कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो वो जो रसायन है वो एंड्रीन रसायन है, यहाँ पे ये सही होगा। अगला आता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसको रेगुर मृदा बोलते हैं, उसको कपासी मृदा भी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला टॉपिक जब आएंगे तो इसमें जल संसाधन के बारे में अगला हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।